हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। तो मैंने एक नई सीरीज शुरू की थी जिसमें मैं जीए पार्ट कराऊंगी क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया, इवन पर्सनल मैसेजेस भी किए थे ये एप्टीट्यूड कब स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना बेसिक से ही शुरू किया जाए। मैं एक पेपर उठाऊंगी, उसका जो भी जीए पार्ट जो जो एक एक क्वेश्चन आएगा वो हम साथ में सॉल्व करेंगे और उसमें जो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो वहीं की वहीं एक्सप्लेन कर देंगे। राइट। तो इसमें एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, पार्ट 1, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये पार्ट उसी से आगे है। अगर आप वो ना भी देखें अभी तो चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ पीछे से लिंक है, क्योंकि मैं हर बार नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ और वही हम करेंगे। तो वो आप इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो, पहले भी देख सकते हो, एज यू विश। तो अब हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो अभी मैंने नेट दिसंबर 2018 के कुछ क्वेश्चंस पिछली वीडियो में करा दिए थे। अब मैं सोचा कि उसी के आगे के क्वेश्चन मैं अभी शुरू कराती हूँ। तो ये वीडियो नेट दिसंबर 2018 के ही सेक्शन ए का, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें लेके आई हूँ आपके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये जो पहला क्वेश्चन आया है, ये तो इन्होंने पूछने में पूरा बाहुबली 1 2 सारी कास्ट बाहुबली की यहीं घुसा दिया। राइट। तो जब मैं ये पेपर में भी एक पढ़ रही थी तो मुझे ऐसी आ गई थी कि कैसे मूवी शूट करने के बाद ये लोग सब मिलके पिज्जा खाने बैठ गए। ना दिमाग लगाते हैं ये लोग क्वेश्चन बनाने में ना। Okay, so four friends are sharing a pizza and they decided that the oldest friend will get an extra piece of pizza. तो जो सबसे बड़ा होगा उसको एक एक्स्ट्रा पीस मिलेगा। तो इसमें इन्होंने ऐसा बोला कि जो बाहु है, बाहु इज 2 months ओल्डर देन कटप्पा। तो अगर मैं कटप्पा यहाँ लिख लूँ, मैं सीधा ऐसे क्वेश्चंस को ना मैं ऐसे ही सॉल्व करती हूँ कि एज वाला क्वेश्चन आ गया। एज वाले बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और ये वाले में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि इन्होंने पूछा नहीं है कि कितनी एज है, इन्होंने पूछा है कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, बहुत ईजी होने वाला है क्वेश्चन। तो इसमें इन्होंने बता दिया क्वेश्चन में कि बाहु इज 2 months। तो मैं यहाँ पे ना ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगी और ये सब मंथ के बेस पे है। ठीक है, इन सब में एक के बीच में एक में 1 मंथ का अंतर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाहु इज 2 months ओल्डर देन कटप्पा। तो अगर मैं यहाँ दे दूं कि ये है बाहु, राइट, तो बाहु 2 months ओल्डर है, तो यहाँ होगा कटप्पा। मैं तो इसको ऐसे फिगर से ही निपटा देती हूँ। तो अगर कटप्पा है तो कटप्पा से बाहु कितना बड़ा है, 2 महीने बड़ा है, तो मैंने यहाँ इसे आगे बढ़ा दिया। उसके बाद है हु इन टर्न इज 3 months यंगर देन भल्लाल। अगर कटप्पा 3 महीने यंगर है भल्लाल से, तो भल्लाल 3 महीने बड़ा होगा। तो 3 महीने बड़ा कौन है? भल्लाल। अब इसमें देवसेना भी उन्होंने घुसा दिया है। देवसेना इज 1 month ओल्डर देन कटप्पा। तो देवसेना इज 1 month ओल्डर, तो 1 month यानी यहाँ आ गई, यहाँ आ गई देवसेना। तो आपने ये नोटिस किया कि कटप्पा मामा ही सबसे छोटे हो गए हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, हु शुड गेट एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज्जा, राइट। तो सबसे बड़ा जो था यही डिसाइड किया था कि जो सबसे बड़ा है उसको एक एक्स्ट्रा पीस मिलेगा। तो हमारा भल्लाल यहाँ पे जीत चुका है। मूवी में हारा लेकिन यहाँ जीत गया है। ओके, तो अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इसमें बोला है कि मार्क्स आउट ऑफ 30 ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर दिस। तो हमें मार्क्स गिवन है और 2 के मार्क्स गायब हैं, ए और बी के। बोला है कि a इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 टाइम्स k, वेयर k कोई भी हो सकता है इनसे। b इज द प्राइम नंबर। तो करना क्या है, पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम मार्क्स। मैक्सिमम माइनस मिनिमम ये होती है रेंज, और मुझे करना है इसी को मैक्सिमाइज। तो किसी रेंज को, इसको मैक्सिमम करने का मतलब है ये हो जाए बड़े से बड़ा। इसको ले लिया मैंने बिगेस्ट और ये ले लूं मैं स्मॉलेस्ट, तो मेरी रेंज अपने आप सबसे बड़ी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है और इन नंबर से तो मतलब भी नहीं है। 4 15 6 7 5 इन सबसे कोई मतलब नहीं है। मेन है हमें चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, तो क्योंकि मुझे ए बोल रखा है 4 टाइम्स के, तो क्यों ना मैं मैक्सिमम पॉसिबल ले लूं, जो हो जाएगा 28, क्योंकि मार्क्स मुझे आउट ऑफ 30 चाहिए। तो कौन सा नंबर आएगा 4 का मल्टीपल जो मैक्सिमम हो, तो वो आ जाएगा 28। और बी ले लेती हूँ मैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम हो जाता है 2। तो मेरा आ गया ए और बी। अब इन सब में देखो, अगर मैं यहाँ नंबर लिख भी दूं सारे 4 15 6 7 5, ए लिया है मैंने 28 और बी लिया है मैंने 2। मैक्सिमम नंबर हमारा ए ही आने वाला है और मिनिमम नंबर हमारा बी ही आने वाला है, राइट। रेंज क्या आ गई 26। तो यहाँ से ऑप्शन में तो है 26, तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अगर मैं ए को भी तो मिनिमम बना के बी को भी तो मैक्सिमम बना सकती थी। तो मैक्सिमम प्राइम जो बी बन सकता है, मैक्सिमम प्राइम 29 बन सकता है आउट ऑफ 30। तो बी अगर मैं ले लूँ 30, तो ए की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 अगर मैं 0 ले लूँ, तो 4 इंटू 0 इज 0, है ना। तो अब हमारी जो रेंज आएगी उसमें आएगा 4 15 6 7 5।
ए हो गया 0 और बी हो गया 29। अब जो आया वो मेरा मैक्सिमम आ गया 29 और मिनिमम आ गया 0, तो माइनस करके आंसर आया 29। करने वाला ये भी कर देता, लेकिन कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि a शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इसीलिए हम ऐसे आंख बंद करके कुछ भी लेट नहीं कर सकते, ये गलत होने के चांसेस हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पे क्योंकि a पॉजिटिव है, a 0 नहीं हो सकता, इसीलिए ये जो मिनिमम 0 का केस है वो कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर होने वाला है 26। ओके, तो देखिए फिर से आ गया एक क्वेश्चन, वो भी फिगर्स का। तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एक ही पेपर में दूसरा क्वेश्चन हमें फिगर का सामने दिख चुका है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि मेंसुरेशन और सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, इन सब का सीएसए, टीएसए, वॉल्यूम, एरिया सब आना चाहिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल शोन बिलो with 3 identical sectors of the circle is shaded, मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया जो बीच का एरिया बचेगा, ये एरिया कैसे मिलेगा? अगर मैं इन सेक्टर्स, हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उस केस में ये एंगल जो होता है ये हो जाता है 60 डिग्री, और मैंने 3 सेक्टर थे और वो काट दिए, तो मुझे ये बीच वाला एरिया चाहिए। तो मैं इस ट्राइंगल में से ये तीनों माइनस कर दूं, 3 सेक्टर्स हो गए ना इंटू 3, एक सेक्टर इंटू 3 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझने वाली है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 और ये एंगल 60, 60 प्लस 60 प्लस 60 होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं ये तीन, क्योंकि एक ही सर्कल, रेडियस सेम है ना, एक ही सर्कल के 3 सेक्टर्स हैं, इनको एक साथ लगाऊं तो ये 3 सेक्टर मिलके एक सेमी सर्कल ही बनाने वाले हैं। तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं कि सेक्टर का एक एक का निकाल के मल्टीप्लाई करूं, मैं सीधा सेमी सर्कल का निकाल लेती हूँ ना। तो सेमी सर्कल का क्या होता है, अगर मैं इसकी साइड मान लूं कि इसकी साइड है ए, अगर ट्राइंगल की साइड है ए, तो इसका मतलब रेडियस कितना होगा, a/2, और मेरा फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो मुझे माइनस करना है ट्राइंगल में से, वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये वो एरिया है जो मुझे माइनस करना है। ओके, अब ये एरिया मुझे माइनस करना है किसमें से, ट्राइंगल के एरिया से। एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 a², तो मैं इसमें से ये माइनस करने वाली हूँ। ओके, तो जो शेडेड रीजन हो गया, शेडेड रीजन का एरिया हो गया ट्राइंगल का एरिया माइनस, तो √3/4 a² माइनस जो अभी हमने निकाला था, यानी पाई a² बाय 2। ए की जगह क्या है, a/2, क्योंकि रेडियस था a/2, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये तो हो गया मेरा एरिया जो शेडेड का है, बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रैक्शन शेडेड रीजन का डिवाइड बाय ट्राइंगल टोटल। अब मुझे चाहिए शेडेड बाय ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया मुझे ऑलरेडी पता है, क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, √3/4 a², तो मैं वही यहाँ पे सीधा डिवाइड कर दूंगी √3/4 a² से। तो ये है मेरा आंसर। अब करते हैं इसका कैलकुलेशन। अब इसका कैलकुलेशन करना है तो इसको मैं इससे और इससे दोनों साइड भेज सकती हूँ, √3/4 a² डिवाइड बाय √3/4 a² माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई किया, पाई a² बाय 4 इंटू 2। अब नीचे आने वाला है √3, तो √3 एक्चुअल में इसके साथ ही आएगा, √3 a² बाय 4, a² से a² कट, 4 से 4 कट, आंसर आ गया मेरा, इससे ये कट गया पूरा 1, 1 माइनस पाई बाय 2 √3। नाउ दिस इज योर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 1, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये फिर से आ गया है मेंसुरेशन के ऊपर, इसीलिए ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब इसीलिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, तो अब इस फिगर को सेंटीमीटर में दे रखा है और बोला है कि हमें इसका निकालना है वॉल्यूम। तो इसमें कुछ नहीं है, ये गिवन है ऑलरेडी कि स्क्वायर प्रिज्म में 2 आइडेंटिकल स्क्वायर पिरामिड्स हैं। मतलब ये 2 पिरामिड हो गए, ये पूरे क्रिस्टल का हमें निकालना है वॉल्यूम। तो क्या करेंगे, ये तो एक क्यूबॉइड साफ दिख रहा है, क्यूबॉइड अगर ऐसे इसको मैं ड्रॉ करूँ, तो क्यूबॉइड का डायमेंशन ऑलरेडी गिवन है, ये 1 है, ये 1 और ये 3, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच, जो कि है 1 इंटू 3 इंटू 1। आंसर आ गया 3, सिर्फ इस पोर्शन का आंसर आया है अभी क्यूबॉइड वाले का। ओके, इसका आंसर हम कर चुके हैं वॉल्यूम। अब हमें ये वॉल्यूम निकालना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, अभी जो स्क्वायर पिरामिड है ये, इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता है, हमें ना इसका कोई फॉर्मूला याद कराया, राइट। तो क्यों ना मैं इसकी फिगर को जोड़ के ऐसी फिगर बनाऊं जिसका मुझे वॉल्यूम आता है। जैसे अगर आप थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाओ, इसको मैं ऐसे जोड़ सकती हूँ क्या, 6 पिरामिड मिला के मेरा एक क्यूबॉइड बन जाएगा, एक नीचे बेस लगाया, मैंने ये बनाया फिगर।
थोड़ा-सा फिगर आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगा। जैसे ये एक प्रिज़्म आया, ये तो बेस है, ऐसे ही एक प्रिज़्म ऊपर लगा दिया, जब ऊपर दूसरा प्रिज़्म लगाया, अब यहाँ पे मेरे पास 4 मैंने यहाँ साइड में लगा दिए, तब जाके मेरा एक क्यूबॉइड तैयार हो जाएगा। ऐसे 4 क्यों लगेंगे 4? क्योंकि अगर मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाऊँ तो इसका ऊपर से व्यू ऐसे दिखता है, स्क्वायर पिरामिड है तो ऊपर से ऐसा दिखने वाला है। अगर ऊपर से ऐसा दिखेगा तो मुझे हर साइड में एक-एक प्रिज़्म और लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब वही है कि मैंने 4 प्रिज़्म साइड में लगा दिए और एक ऊपर लगा दिया, तो टोटल बन गए 6। अब लेकिन ये 6 एक साथ बना के मैंने बना दिया एक क्यूबॉइड, तो इसका क्या होने वाला है डायमेंशन? अगर मैं क्यूबॉइड ड्रॉ करती हूँ, तो क्योंकि क्यूबॉइड ऐसे ड्रॉ होने वाला है, तो अब इसमें देखो आप, ये साइड तो 1 है ऑलरेडी गिवन, ये साइड 1 है ऑलरेडी गिवन। अब मुझे हाइट चाहिए, 2 पिरामिड मैंने ऐड किए हैं, तो इसकी हाइट ऑलरेडी गिवन है 0.3, तो ये भी हो जाएगा 0.3, टोटल हाइट आ गई 0.6, तो ये मिल गया मेरे को 0.6। अब इसका जो मैं वॉल्यूम निकालूंगी, उसका अगर बाय 6 कर दूं तो एक पिरामिड का मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। तो 0.6 इंटू 1 ये हो गया इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम, जिसको मैं अगर 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक पिरामिड का मिल जाएगा, राइट। तो वो आंसर आ गया 0.1, लेकिन पिरामिड कितने जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं, तो मेरे फाइनल आंसर में मुझे 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा फाइनल आंसर होने वाला है 3.2, दैट इज योर आंसर। ओके, तो अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि टू पर्सन ए एंड बी स्टार्ट्स वॉकिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये पॉइंट है जहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है जहाँ से शुरू कर रहे हैं, ए इधर चलने लगता है और बी इधर चलने लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन। मैं ये सारे क्वेश्चन फिगर्स से ही सॉल्व कर देती हूँ, तो कैलकुलेशन मुझे करनी ही नहीं पड़ती है, तो बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। ए ट्रेवल्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, और बी की स्पीड दी हुई है 1 किलोमीटर। अगर बी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो ए कितने से करेगा? 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दिया हुआ स्पीड डबल है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ ए ट्रेवल्स 2 किलोमीटर एंड टर्न्स बैक, तो ये 2 किलोमीटर आगे जाता है। जैसे ये हो गया 1 किलोमीटर और फिर ये हो गया 2, इसके बाद ए वापस आने की सोचता है। ठीक है, स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स बी, लेकिन तब तक बी तो आगे जा ही रहा है ना। तो क्वेश्चन ये है कि किस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे जाके ए बी से मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैथ्स तो मेरे हिसाब से लगाना ही नहीं है। देखो सीधी सी बात है, आप ऐसे क्वेश्चन को ना फिगर से कर लिया करो, बहुत इजी पट। जैसे ये है इनिशियल पॉइंट, मैंने इसको नाम दिया आई, राइट। अब इससे मैं ना किलोमीटर्स में ऐसे डिवाइड कर देती हूँ, ये 1, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट से इधर गया ए और इधर गया बी। ठीक है, 2 किलोमीटर के बाद ए ने सोचा कि वापस चलते हैं। तो ए की स्पीड कितनी है? ए की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसकी स्पीड 2 किलोमीटर है, तो वो 2 किलोमीटर कितने घंटे में करेगा? 1 घंटे में करेगा। तो 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे में वो पहुंच गया इस पॉइंट पे, क्योंकि पर किलोमीटर मैंने यहाँ से ग्राफ ड्रॉ किया, ये एक एक किलोमीटर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ए है, जब ए यहाँ है, इस पॉइंट पे आ गया ए, तो बी कहाँ है? बी अब 1 घंटे में, ए जब 2 किलोमीटर चल रहा है तो बी की स्पीड तो उसकी हाफ है, तो 1 घंटे बाद बी तो यहीं पहुंचेगा, है ना, 1 किलोमीटर। लेकिन अब इसने सोच लिया ए ने कि अब वापस चलते हैं। अब अगर वापस जा रहे हैं, ठीक है, तो ये बताने कब रुकेगा? तो ठीक है, इसको साथ साथ करते हैं। अगले 1 घंटे में क्या होगा? अगले 1 घंटे में बी यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। जब बी यहाँ पहुंचा तो अगले 1 घंटे में ए कहाँ पहुंचेगा? ए वापस यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। फिर अगले किलोमीटर में बी पहुंचेगा यहाँ। जब अगले घंटे में ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो ए की स्पीड क्योंकि डबल है, ए पहुंच जाएगा यहाँ। तो ए यहाँ हो गया है, बी यहाँ हो गया है, राइट। इसके बाद अगले घंटे में, 1 घंटे बाद बी पहुंच गया यहाँ, क्योंकि 1 ही किलोमीटर आगे चल रहा है, बी की स्पीड स्लो है, और ए जंप लगाएगा सीधा 2 बार इस पॉइंट पे, तो ए और बी दोनों एक ही पॉइंट यहाँ पे मिल गए। और ये अब सवाल ये है कि कितने किलोमीटर दूर इनिशियल पॉइंट से ये मीटिंग पॉइंट कितने किलोमीटर दूर है? तो आप सीधे सीधे गिन लो, 1 2 3 4, राइट। तो हमारा आंसर हो गया 4 किलोमीटर, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐसे गिवन है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये भी डिस्टेंस का है, स्पीड का क्वेश्चन है इस बार। इसमें बोला है अ पर्सन वांट्स टू ट्रेवल फ्रॉम चार बाग टू आलमबाग एट एवरेज स्पीड 60। तो वो चाहता है कि उसकी एवरेज स्पीड हो 60 किलोमीटर पर आवर। और ये है कितना दूर? ए पॉइंट से बी पॉइंट। ए है मेरा चार बाग और बी है मेरा आलमबाग। तो भाई साहब लखनऊ में घूमना चाहते हैं, राइट। तो इसमें ये एक से ए से बी पॉइंट बोल दिया 2 किलोमीटर, तो ये हो गया हाफ,
तो 1 किलोमीटर, और बाकी आधा हो गया 1 किलोमीटर, ठीक है। बोल रहा है कि ट्रैफिक की वजह से वो फर्स्ट हाफ किलोमीटर यानी इतनी दूरी उसने कितने में ट्रेवल करी, 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन है कि यहाँ कितनी स्पीड होगी, बाकी के 1 किलोमीटर में कितनी स्पीड रखूं कि मेरी एवरेज स्पीड 60 आ जाए, राइट। तो एक अभी मैंने नया नया फॉर्मूला यूज किया है जो मुझे तब नहीं पता था पेपर के दौरान, लेकिन अब मुझे पता है। तब शायद मेरा आंसर गलत हो गया था ये वाला, शायद। इसका मुझे अब फॉर्मूला एक पता चला है, ये मुझे पहले नहीं पता था। मुझे पता है आप लोग को लगेगा कि इसको इतना भी नहीं पता था, लेकिन नहीं पता होता है सबको। तो u और v मान लो दो स्पीड है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड होती है 2uv बाई u प्लस v। दिस इज गोइंग टू बी द एवरेज स्पीड। बट सिर्फ एक कंडीशन इस फॉर्मूले में रहती है कि u और v का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में है, इसको अगर मैं u मान लूं 30 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं v मान लूं यानी x किलोमीटर पर आवर, राइट। तो दोनों के किलोमीटर सेम है ना, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। यही कंडीशन होती है कि u और v का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, कि इस स्पीड से जितने किलोमीटर चले v से भी उतने ही किलोमीटर चलेंगे, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, u की वैल्यू रख दी मैंने 30, v की रख दिया x, और इसको इक्वल करना है 60, क्योंकि चाह रहा है कि 60 किलोमीटर आंसर आए, ठीक है। तो 2 इंटू 30 इंटू एक्स बाय 30 प्लस एक्स इज गोइंग, ये फॉर्मूला में मैंने सीधा वैल्यू रखी है, राइट। और ये किसके इक्वल आ गया, 60 के इक्वल। तो मेरा यहाँ से आया 60x, यहाँ से 3 2 6 60x इक्वल टू, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर चला जाएगा ना राइट हैंड साइड में, तो आंसर आएगा 1800 प्लस 60x। लेकिन मेरा 60x है तो 60x कट गया, तो मेरा आंसर तो ऐसा दिख रहा है 0 इज इक्वल टू 1800, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब गिवन डेटा जो है, इससे मैं v की वैल्यू नहीं निकाल सकती जिससे एवरेज 60 है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ऑलरेडी ऐसा गिवन है जिसमें लिखा है कैन नॉट अचीव द टारगेट विद एनी फाइनाइट स्पीड। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब जो ये क्वेश्चन है इसमें बोल रहे थे एवरेज रेनफॉल ओवर अ गिवन प्लेस ड्यूरिंग 3 इयर्स, 2003 से लेके 5, तो 2003, 4 और 5, इन तीनों का जो एवरेज रेनफॉल है वो आया 65। अगर मैं इसका मानूं x रेनफॉल, इसका माना y रेनफॉल और इसका वाला z रेनफॉल, तो इनका एवरेज कैसे निकलता है, डिवाइड बाय 3 करो तो ये ऑलरेडी गिवन है 65। उसके बाद मुझे और 3 साल का गिवन है 2002, 3 और 4, यानी इसका कितना गिवन है, इसका गिवन है 63। तो ऑलरेडी मैं 3 का मान चुकी हूँ x, तो इसको ले लिया x, इसको ले लिया मैंने y, z ऑलरेडी लिया हुआ है तो मैं a ले लेती हूँ। इसका एवरेज गिवन है 63। तो सवाल ये है कि मुझे निकालना है व्हाट इज द एक्चुअल रेनफॉल ऑफ 2002। तो मुझे 2002 यानी a की वैल्यू निकालनी है, और इट इज आल्सो गिवन कि एक्चुअल रेनफॉल ऑफ 2005 इज 60, ठीक है। तो ये गिवन है, तो एक्चुअल रेनफॉल ऑफ 2005 जो हमने z लेट किया था वो एक्चुअली 60 है, ये गिवन है। तो ये जो इक्वेशन मेरी बनी x प्लस वाई, ये एक्चुअली यहाँ पे 60 आ गया, बाई 3 इज इक्वल टू 65 आ गया। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हुई 3 इंटू 65 माइनस 60, विच इज नथिंग बट x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब ये क्या ना, तो ये आएगा क्या, 5 3 15 का 5 और 1 और 6 3 18 और एक 19, 195 माइनस 60, ये वैल्यू होने वाली है 5, और 9 में से 6 गया 3, 135। किसकी वैल्यू, x प्लस वाई की हमें वैल्यू मिल चुकी है 135। हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो अब इस इक्वेशन में अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दूं, x प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 63, तो मुझे a मिल जाएगा, है ना। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 135, तो a मेरा आ जाएगा 63 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस वाई जो कितना है 135। तो आंसर आ गया, ये हो गया 3 3 9 और 6 3 18 माइनस 135। तो अब इसका माइनस करके वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगी, तो ये क्या होगा, 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 3 गया 5, तो ये हो गया मेरा आंसर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ना बेसिकली मैथ्स तो लगाना नहीं होता, फिर से मैं तो फिगर से ही सॉल्व कर देती हूँ। तो अब आप कुछ कुछ मेरा तरीका समझ गए होंगे। तो इसमें बोला क्या है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं, 4 पायलट्स हैं और उन्होंने फ्लाइट उड़ाया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डेज पे। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ये मैंने डिवाइड कर दिए डे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और इधर मैंने लिख दिया है स्केड्यूल। एक तो हो गया यहाँ पे स्केड्यूल और ये हो गया एक्चुअल, ठीक है। हुआ क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए वाज स्केड्यूल टू वर्क ऑन मंडे, तो ए मंडे को काम करने वाला था, लेकिन उसने बी के साथ चेंज कर लिया, ही ट्रेड विद बी एंड वाज एक्चुअली स्केड्यूल टू वर्क ऑन वेंसडे।
तो मेरा बी जो था वो वेडनेसडे को काम करना था उसको, लेकिन इन दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, तो इधर आ गया बी और इधर आ गया ए। अब सी बोल रहा है सी ट्रेडेड अ वर्क विद डी हु वाज एक्चुअली शेड्यूल्ड टू वर्क ऑन थर्सडे। तो डी का शेड्यूल था थर्सडे और सी का शेड्यूल था, इन्होंने भी आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक। तो ये जो मैंने टेबल बनाई है इसमें ये बता रहा है कि शेड्यूल क्या था, उनको काम क्या दिया था, कौन सी फ्लाइट कब उड़ानी थी, कौन से दिन, और ये था एक्चुअली। तो इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया ना, इसने इसके साथ और इसने इसके साथ। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि आफ्टर स्विचिंग, जब सारी स्विच हो गई तो ट्यूसडे फ्लाइट किसने उड़ाई। तो ये ट्यूसडे है और ट्यूसडे में एक्चुअली किसने उड़ाया, डी ने। तो हमारा आंसर हो गया मिस्टर डी। अब ये क्वेश्चन आया, इसमें पूछा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सैलेड्स कैन बी मेड फ्रॉम क्यूकम्बर, टमेटो, अनियन, बीटरूट एंड कैरेट्स। तो अब तो ये सलाद भी बना देंगे हमसे। तो समझने वाली बात है इसमें ये सिर्फ इतनी कि आपको आना चाहिए कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, इसलिए इसको आना जरूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी यूज हो जाता है, प्लस यहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। तो फिर इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो खीरा है हमारे पास, उसके बाद टमेटो है, अनियन है, बीटरूट है, और एक आ गया हमारे पास कैरेट। इसकी सैलेड बनेगी। तो कॉम्बिनेशन यूज होता है जब हमें चुनना होता है, ठीक है। NCR, ये क्या होता है, n चीजों में से अगर r चीज चुननी हो तो कितने वेज में हम चुन सकते हैं। ओके, तो इसमें क्वेश्चन है कि कितने कितने डिफरेंट सैलेड बन जाएंगे। तो एक सैलेड मतलब n में से मुझे r चुनने हैं। तो अगर मैं एक ही चीज की सैलेड बनाऊं तो n ले लिया, n क्या है मेरा 5, क्योंकि नंबर ऑफ वेजीज जो भी है मेरे पास 5 में से मुझे चुनना है। तो या तो 5 में से 1 चुनूंगी, या 5 में से 2 चुनूंगी, या 5 में से 3, या 5 में से 4, या 5 में से 5 चुन लेंगे। तो ये नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 आइटम्स, this is number of ways in which 2 can be selected from 5 items and so on, right। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। तो NCR का एक्चुअल फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे एक एक की वैल्यू निकाल रहे हैं और उसके बाद रख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको इसके दो मेथड बताऊंगी जिसमें आप यूज करके इसका आंसर इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो है, एक मेथड क्या है कि आपको ना बाइनोमियल का, मैं आपको सीधे सीधे फॉर्मूला ही बता सकती हूँ, लेकिन मैं इसको एक बार एक्सपेंड कर देती हूँ। इसके NC0 1 रेज टू n x रेज टू 0 प्लस NC1 1 रेज टू n माइनस 1 x रेज टू 1 एंड सो ऑन। जब इसको एंड में जाएंगे NCn, तो ये 1 की पावर 0 x की पावर n, एक्सपेंड करो। अब अगर मैं इसमें x की जगह 1 रख दूं तो ये 2 रेज टू n मुझे क्या देगा, हर जगह x की जगह क्या होने वाला है 1, तो ये मिलेगा NC0 NC1 से लेके NCn, इसकी वैल्यू होती है 2 रेज टू n। और हम यहाँ पे अगर r की जगह 0 रखें ना तो NC0 हमारा हमेशा होता है 1, ठीक है। तो अब मैं यहाँ वैल्यू रख देती हूँ। n की जगह अगर मैं 5 रखूं तो मेरा आएगा 2 रेज टू 5 इज इक्वल टू NC0, और ये अभी मैंने बताया कि ये होता है 1, तो 1 प्लस 5C1 प्लस 5C2 के से लेके 5C5, और ये वैल्यू ही मुझे अपनी निकालनी है, जो किसके इक्वल है 2 रेज टू 5 माइनस 1। तो 2 रेज टू 5 हो गया हमारा आंसर, जो कि है 32 माइनस 1, आंसर हो गया 31। इसी का मैं एक और छोटा सा ट्रिक आपको बता देती हूँ कि अगर ये फॉर्मूला ये सब याद ना रहे, फॉर्मूला एक्चुअल में आया क्या, 2 रेज टू n हो गया NC0 NC1 करते करते NCn, ये बहुत जगह काम आता है, ये आप याद ही कर लो। तो ये हो गया हमारा। और इसका अगर आपको बिल्कुल मन नहीं कैलकुलेशन करने का, छोटा सा एक पिरामिड याद कर लो, या कॉम्बिनेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो 2, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया 3, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा 3। अब फिर आगे आया 1, इन दोनों को ऐड किया यहाँ आया 4, इन दोनों को ऐड किया 6, इन दोनों को आया 4, और फिर ये वैल्यू आ गई 1, ठीक। एक और याद कर लो तो 1, फिर 4 और 1 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 और 1 5, और ये आ गया 1। ये वैल्यू है मेरी 2C0 2C1 2C2, ये वैल्यू है मेरी 3C0 3C1 3C2 3C3, ये वैल्यू आ जाएगी 4C0 4C1 4C2 4C3 और 4C4। हमारी जो रिक्वायरमेंट वाला क्या है 5 वाला है ना, कैसे, इन सबको ऐड कर दो जरा, इन सबको ऐड करोगे क्या आएगा 5 6 और फिर 5 और 6, ठीक है, ये हो गया 12 और 20। तो ये आंसर आ गया, देखो टोटल आ गया ना 32। तो ये मेरा टोटल है, लेकिन ये वैल्यू जो कि 5C0 है वो तो मुझे नहीं चाहिए, तो 1 कर दिया यहाँ से माइनस, तो आंसर आ गया 31। तो आप इस ट्राइंगल से भी वैल्यूज याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप ये ट्राइंगल, क्योंकि आप ज्यादा आगे तक बढ़ा नहीं पाओगे, 5 के बाद आगे आगे ट्राइंगल बढ़ता चला जाएगा, इससे अच्छा ये वाला मेथड ही याद कर लो, तो बहुत ईजी रहेगा। तो ये है हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें गिवन है परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंस स्टूडेंट्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज गिवन इन पाई चार्ट। तो ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट ऐसा होता है जिसमें एक सर्कल होता है और फिर उसके बाद हम उसे ऐसे 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 डिवाइड करते जाते हैं, दिस इज पाई चार्ट।
एंगल के हिसाब से, जैसे पिज्जा कटता है, राइट? ये हो गया पाई चार्ट। तो इसमें से फिजिक्स का गिवन है 20%, ठीक? और उसके बाद इस फिजिक्स का ही जो पोर्शन है, इसके लिए आपने ये ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर दिया, ऐसे वाला बार वाला, ठीक है? ये ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉन है, उसकी सारी वैल्यू नोन है, ठीक? तो क्वेश्चन ये है पहले तो कि इसमें से ये बताओ कितनी लड़कियां क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रही हैं, उसका हमें परसेंटेज बताना है, ठीक है? ये सारों को ऐड कर दूं अगर, तो ये जितने भी ऐड करूंगी मैं, ये आ जाएगा 20% स्टूडेंट्स, ठीक है? तो अब मैं सारी वैल्यूज को ऐड करूँ तो आएगा 150, 250, 160, 190, 170, 330 प्लस 100 प्लस 150। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मैं ऑलरेडी कर दिया, इसका एडिशन आ रहा है 1600। तो मुझे इससे मिला क्या? इससे मुझे मिला कि टोटल स्टूडेंट्स फिजिक्स के हैं 1600, ठीक है? तो अब ये जो 1600 है, ये टोटल स्टूडेंट्स का 20% है, राइट? तो किसका 20% आता है? 1600। ये कैसे करेंगे? अगर x टोटल स्टूडेंट है, उसका 20% किया, तो इसका मतलब x बाय मैंने 20 इंटू 100 कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आएगी 1600। 1600 इंटू 100 डिवाइड बाय 20, ठीक है? तो ये 0 से 0 कटा, 2 8 जा 16, तो ये x की वैल्यू आई मेरी 8000। तो टोटल स्टूडेंट 8000 हैं, जिसमें से 1600 कितने किसमें है? फिजिक्स में है। तो सवाल है कि कितनी लड़कियां क्वांटम मैकेनिक्स की हैं, तो और उसका टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, राइट? तो ये कैसे लेगा? अगर मैं ये मुझे गिवन है ऑलरेडी कि 160 गर्ल्स हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में है, और टोटल स्टूडेंट मैंने अभी निकाले 8000, इंटू अगर मैं 100 करूँ तो मेरे पास आ जाएगी परसेंटेज, जो कि कितनी हो गई? 2। तो माय आंसर इज 2। तो ये जो क्वेश्चन है, आई थॉट टू गिव दिस क्वेश्चन टू यू एज एन एक्सरसाइज। द रीजन बिहाइंड इट कि इसका कोई सीक्रेट लॉजिक नहीं है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको एज एन एक्सरसाइज दे रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ कुछ आपको भी करना चाहिए ना, राइट? तो इसमें ये क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज के रूप में दे रही हूँ, बिकॉज द रीजन बिहाइंड इज आई डोंट थिंक देयर इज एनी सीक्रेट मेथड टू सॉल्व इट। तो ये मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, एंड आई होप आप ये कर सकते हो। और अगर आपको कोई इसका लॉजिक पता हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। कुछ नहीं है इसमें, ये मैं आपको जो ट्रेडिशनल मेथड है वो करवा देती, लेकिन उसमें 5 मिनट की कैलकुलेशन हो जाती है, जो मैं नहीं चाह रही हूँ। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। द करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज वाई विंस द इलेक्शन। ओके, तो अब आप इस क्वेश्चन को करके देखना, और उसके बाद ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो ये क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट एप्टीट्यूड वीडियो में सबसे पहले करा दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, और उसके सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन में से 15 करने होते हैं, जिसमें से मैं 16 अपनी पिछली वीडियो को मिला के करा चुकी हूँ। उसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको एज एन होमवर्क अभी दिया है, तो बच गए 3 क्वेश्चन, जिसमें मुझे स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये मुझे नहीं आती। तो दिस वाज द बेस्ट दैट आई कुड डू, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।